जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। अभी तक हमने भारत शासन अधिनियम 1919 काफी अच्छे से कवर किया हुआ है और ए टू जेड क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, इधर उधर से नहीं घुमाया फिराया जा रहा। काफी अच्छी पीडीएफ बनाई गई है और इससे ए टू जेड क्वेश्चन यहीं से फंस रहे हैं। और आप देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, ये लेक्चर नंबर 9 शुरू हो रहा है। चलिए ध्यान इधर उधर न भटकते हुए शुरू करते हैं। जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तब इसमें 321 धाराएं कुल बनाई गई। 321 धाराएं बनाई गई। आज देख रहे होंगे काफी धाराएं के बारे में, लेकिन उस समय 1935 में 321 धाराएं तो कुल 10 अनुसूची बनाई गई। आज के समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हो चुकी है। तो नेहरू जी ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा। भारत शासन अधिनियम 1935 को नेहरू जी ने गुलामी का नया चार्टर क्यों कहा? मेन कारण ये, सबसे बड़ा कारण ये था कि नेहरू जी ने गुलामी का नया चार्टर इसलिए कहा कि यहाँ पर भारत को स्वतंत्र करने की बात नहीं कही गई थी और सीधे नेहरू जी एक ही बात चाहते थे, भारत की स्वतंत्रता, और किसी भी बात से समझौता नहीं। अगर भारत स्वतंत्र है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी नियम कानून कुछ भी मान्य नहीं होगा। सिर्फ भारत की स्वतंत्रता, सबसे पहली बात भारत की स्वतंत्रता पर आती थी। कुछ भी बात आती थी उस पे सब अंग्रेज अपने ही हित की बात ज्यादा करते थे और धीमे धीमे भारत को लालच देते थे, लेकिन उस लालच में फंसने वालों में से इस बात नहीं थे। तो मेन बात, गुलामी का नया चार्टर एक्ट 1935 को किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलामी का नया चार्टर और इसकी धाराएं जितना भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुलामी का नया चार्टर कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, अब आगे चल तो बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें नियम क्या क्या थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या नियम थे? तो इसमें था कि भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय संघ किससे मिलकर बनेगा? तीनों से मिलकर बनेगा। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। अखिल भारतीय संघ, ठीक, 3 से मिलकर बनेगा। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई थी। ब्रिटिश प्रांतों में संख्या 11 कर दी गई। अगर बात की जाए कि ब्रिटिश प्रांतों में पहले 1919 में संख्या 8 थी, जबकि 3 नए प्रांतों को जोड़ लिया गया। उसमें कौन कौन सा है? पहला अपना यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार आ गया और उड़ीसा एक ही समझ लीजिए, तथा एक ही जोड़ के बनाया, और तीसरा सिंध प्रांत। ये 3 प्रांतों को जोड़ लिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। सिंध प्रांत को अनिवार्य रूप से इन तीनों को जोड़ लिया गया 1935 में। कमिश्नरी क्षेत्र 6 जोड़ लिए गए। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1935 के एक्ट में कितने कमिश्नरी क्षेत्र जोड़े गए थे? 6। ठीक, एंड देसी रियासतें की अगर इच्छा है तो वह जुड़ सकती हैं, अगर इच्छा नहीं है तो वो नहीं भी जुड़ सकती। ठीक, तो देसी रियासतें अपनी इच्छा के अनुसार पहुंच गई। तो देसी रियासतों की अगर इच्छा है तो जुड़ सकती हैं, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं जुड़ सकती। वो अपना स्वेच्छा से पहुंच गई। देसी रियासतें अपने स्वेच्छा से पहुंच गई। ठीक, इनकार भी कर सकती हैं, उनकी इच्छा के अनुसार है। अगर उनकी इच्छा है, जुड़ना चाह रही हैं तो जुड़ सकती हैं इस सरकार बनाने में। ठीक, और इसमें बीडी सावरकर 1940 में रेजे लगे, मतलब बीडी सावरकर, वीर सावरकर की आप कहानी सुने होंगे। वीर सावरकर भारत के लिए पहले लड़ाई किए, लेकिन इन्हें जैसे ही काला पानी की सजा हुई थी वीर सावरकर को, तो इन्होंने अंग्रेजों के नाम पत्र लिखा। पत्र लिख के माफी मांगी और माफी मांगकर यह कह दिए कि हम तुम्हें टैक्स वसूली करेंगे, देंगे और आपकी बात मानेंगे, आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और हमें यहाँ से काले पानी से मुक्त कर दिया जाए। मतलब प्राणों का मोह करते हुए बीडी सावरकर ने अंग्रेजों से माफीनामा लिखा। तो अंग्रेजों के लिए फिर काम करने लगे। पहले तो इन्होंने विद्रोह किया, लेकिन बाद में बीडी सावरकर ने अंग्रेजों के लिए काम किया। ठीक, ये बात है। तो इन्होंने भिल के रोटी, मतलब दाल न था, मिल के, मतलब बीडी सावरकर अंग्रेजों के हित में काम करने लगे। फिर भी
एक आदमी मिल जाएगा, कितना भी मिल जाए कुछ नहीं हो सकता। ठीक, आगे चल के केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। देखो मैंने बताया था कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 से शुरू हो गई थी, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत पहले हो चुकी थी। कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? प्रांतों में 1909 प्रांतों में द्वैध शासन शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी थी, केंद्र में द्वैध शासन लागू। पूरे वही विषय हैं, आरक्षित आरक्षित और हस्तांतरित, जैसे शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, पानी, और इसमें भी बिजली, गैस, कुछ भी समस्या है, सैन्य समस्या, तो वो केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। पहले प्रांतों में थे। ठीक, अब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रांतों में द्वैध शासन कब से खत्म हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था 1935 से। अब प्रांतों को स्वायत्तता, यहाँ पर ता है, स्वायत्तता ता है। ठीक, तो स्वायत्तता का मतलब ये हो गया कि प्रांतों को स्वतः सरकार बनाने की, चुनाव के आधार पर सरकार बनाने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब धीमे धीमे स्वतंत्र किया जा रहा है भारत को, लेकिन अभी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं किया जा रहा। आगे चल के जब इंग्लैंड का चुनाव होगा, इंग्लैंड में पीएम का, तब फिर स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक, तो स्वतंत्रता की बात रही जहां, तो इंग्लैंड में जब पीएम के चुनाव होंगे तब उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं वायसराय के अधीन जो प्रांत थे अभी तक, तो अब वायसराय के अधीन नहीं होंगे। तो प्रांत अब कुछ हद तक स्वतंत्र हो गया, वायसराय के अधीन नहीं होंगे। प्रांतों में सरकार का गवर्न मतलब चुनाव होगा, एक तरह से प्रोविंसेस बनेगी, चुनाव होगा। ठीक, ये प्रांतों में सरकार का गवर्नर जो था उसे हटा दिया गया और सरकारें बनेगी। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक, दुए नहीं हुए, यहाँ पर है प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक, प्रांतीय चुनाव हुए। ओके, प्रांतीय चुनाव हुए 1900 और 1585 सीटों पर चुनाव हुए। तो कुछ भी लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, 1585 सीटों पर चुनाव हुए। ठीक, जिसमें से 482 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और 707 सीटें अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली। तो मेन बात ये रही कि चुनाव शुरू हो गए। कब से शुरू हुए भारत में? मुख्यतः प्रांतों में सरकार बनाने के लिए 1937 से। 35 के एक्ट में आया था, लेकिन जो चुनाव हुए वो 1937 में। और ये चुनाव आगे चल के 28-29 महीने बाद मतलब इस्तीफा भी दे देती है। और इस्तीफा इस कारण दे देती है कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे शुरू होता है तो वायसराय जो होते हैं वो घोषणा कर देते हैं कि भारत आगे जाके इंग्लैंड की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से युद्ध लड़ेगा, जबकि भारत नहीं चाहता, फिर भी वो अपने स्वेच्छा से घोषणा कर देते हैं। इस कारण से प्रांतों भारत की सरकार इस्तीफा दे देती है कि भाई जब तुम्हें अपने ही मन का करना है, अपने से ही निर्णय लेना है, तो हमें सरकार क्यों बनाया? इस कारण से इस्तीफा दे दिया जाता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कि प्रांतों में जो चुनाव हुए थे उनमें पूर्ण बहुमत कौन कौन से? तो पूर्ण बहुमत वाले जो जिला है तो वो था बिहार, जिसमें श्री कृष्ण सिंह बने थे वहां के मुख्यमंत्री। ठीक, दूसरे थे यूपी में गोविंद बल्लभ पंत बने थे। फिर बीएन दास उड़ीसा में बना था। ठीक, मध्य प्रदेश वीएन खरे बने थे। मध्य प्रांत मध्य प्रदेश। ठीक, और यहाँ पे मद्रास। ठीक, मद्रास मद्रास के सीआर गोपालाचारी बने थे, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक, यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, जबकि यहाँ पर जो सरकारें बनी थी वो पूर्ण बहुमत से और अन्य पे पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं बनी थी। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से, जबकि बचे कितने प्रांत? 6 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। ओके, चले अब और आगे शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान देंगे कि कितने केंद्र पर कब 1935 में लागू हुआ और चुनाव कब हुआ? 1937 में हुआ। कितनी सीटों पर हुआ? कितनी सीटों पर? 1585 सीटों पर। ये वायसराय का जो अधिकार कब से खत्म हुआ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें याद कर लेंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा धीमे से कर दिया गया। शक्तियां भी देने लगे भारतीयों को,
भारतीयों में अगर शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध के समय वो जो इस्तीफा दिया गया था 28 महीने बाद सरकारें इस्तीफा दे दी थी कि भाई जब तुम्हें अपने मन से निर्णय लेना है कि हमने कुछ हामी भरी ही नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया कि आगे युद्ध जो होंगे उसमें भारतीय हमारे तरफ से लड़ेंगे। इस कारण से सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। अब शक्तियों का विभाजन की बात की जाए तो शक्तियों का जो विभाजन है वो वायसराय की जो शक्तियां थी उनका विभाजन किस तरीके से किया गया, क्योंकि पहले वायसराय ही सब कुछ था, अब प्रांतों में सरकार बनने लगी, वायसराय हट गया तो शक्तियों का विभाजन होने लगा। शक्तियों किसे किसे दे गए, जो फेडरल शक्ति थी तो बोला भारतीय हमारे साथ हैं, अरे ये इसी का है भाई जो इस्तीफा दे गए। जो फेडरल शक्ति थी वो वायसराय बोल दिया था, उसी कारण शक्तियों का विभाजन हुआ कि शक्तियां तो पूरी वायसराय ही लिया है, बोल दिए कि हम हमारे साथ हैं भारतीय, लेकिन हमारी सरकार किस कारण की, ये फेडरल शक्ति के मतलब रूप में आ रहा है। ठीक, जो प्रोविंस थी तो वो विक्ट्री पहले प्रोविंस थे, चीफ जस्टिस और प्लस 6 अन्य जस्टिस थे, वो फेडरल कोर्ट स्थापित किए थे। और पहले जो फेडरल कोर्ट के जज थे वो मॉरिस गेवियर थे, जिनकी फेडरल कोर्ट में अगर बात की जाए, फेडरल कोर्ट में कितने सदस्य थे, कुल मिला के 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में पहले चीफ जस्टिस थे और 6 अन्य सदस्य थे। ओके, अब चलो बात करते हैं संस्थाई न्यायालय की। संस्थाई न्यायालय जो एक्ट कब आया 1935 में, लेकिन लागू कब हुआ 1937 में। तो ये संस्थाई न्यायालय का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थाई न्यायालय की बात की जाए तो एक्ट कब आया 1935 को, एक्ट कब आया 1935 को, लेकिन लागू कब से हुआ 1937 में, लागू 1937। संस्था न्यायालय के बारे में ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संस्थाई न्यायालय का एक्ट 1935 में आया, लागू 1937 में हुआ। ठीक, यही फेडरल कोर्ट जो सेंटर है संस्थाई न्यायालय, इसकी बातें पहले सदस्य कितने थे 7 सदस्य, 1 चीफ जस्टिस, 6 अन्य सदस्य थे। ठीक, पहले जो सीजीआई थे वो मॉरिस थे। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर एनटीपीसी में पूछे गए थे, तो कौन कौन से क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ 1 अप्रैल 1936 को, तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। ठीक, बिहार उड़ीसा के जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे उन्हें अलग किया गया कब, तो बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी थे जो उन्हें अलग किया गया था 1912 में अलग किया गया था। वर्मा को भारत को अलग किया गया, ये एसएससी में भी पूछा गया और एनटीपीसी में भी 1947 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई, तो आरबीआई की स्थापना कब की गई 1 अप्रैल 1937 को की गई। ये हमेशा चाहे जो एग्जाम हो किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा आरबीआई का, तो आरबीआई वाला क्वेश्चन बहुत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार 1935 में बढ़ाकर जो आगे कर दिया गया, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था उसका विस्तार 1935 में बढ़ा दिया गया था। ठीक, 1935 में बढ़ाया गया था। कब बढ़ाया गया था 1935 में। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब सरकार बनी तब किसकी स्थापना की, भारतीय रिजर्व बैंक इसकी स्थापना की। ठीक, संघीय अदालत किसकी स्थापना की बताइए, संघीय लोक सेवा आयोग किसकी स्थापना की बताइए। चलिए अब आप नहीं बताएंगे तो मैं बता रहा हूँ, भारतीय जो किसकी स्थापना की, आप इधर अभी तत्काल में देखिए, तुरंत मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ किसकी स्थापना की। ये देखिए, संस्थाई न्यायालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की, संस्थाई न्यायालय की स्थापना की। ठीक, अगर बात की जाए संस्थाई न्यायालय की स्थापना की। अभी संघीय अदालत की स्थापना की, संघीय लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी, तो ये
इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में आपको बहुत जान लेना है कि पीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1919 में हुई थी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। यूपीएससी की जो स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो गठन हुआ था वो 1926 में हुआ था, लेकिन स्थापना कब हुई थी, लागू कब हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लागू कब हुआ? 1950 में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिस हो गया है, वो है संस्थाई न्यायालय। ठीक, तो चौथा ऑप्शन था संस्थाई न्यायालय का, चौथा ऑप्शन था संस्थाई न्यायालय का, तो वो ऑप्शन मिस है, आप लिख लीजिए। किसकी स्थापना हुई थी? संस्थाई न्यायालय की। यहाँ पर लिखिए संस्थाई न्यायालय, संस्थाई न्यायालय। ठीक, यहाँ पर संस्थाई न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं भारत की ओर कि भारत का किस तरीके से आगे चल के विकास होता रहा। तो इसका विकास इंडिया को अपने पदन में लाने के लिए, इंडिया को जो है अपने पद में लाने के लिए इसका विकास आगे चल के होता रहा। इस तरीके से ब्रिटेन पीएम जो थे वो चैम्बरलेन थे, उन्होंने चर्चिल को यहाँ पे भेजा। अब चर्चिल जो था वो बहुत क्रूर आदमी था, वो कह रहा था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा लेकिन अपना देश नहीं चला पाएगा, मतलब यहाँ को चलाने वाले ही कोई नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं करना चाह रहा था। ठीक, और उस समय ब्रिटेन के जो पीएम थे वो चैम्बरलेन थे। ठीक, 3 सितंबर 1939 को लिखो सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारे साथ है, भारतीय हमारे साथ है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया, इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि भारतीय हमारे साथ हैं। क्या अनाउंसमेंट किया? कि भारतीय हमारे साथ हैं, लिथगो में। ठीक, ऐसे अप्लाइड पावर, भारत के जितने भी पावर हैं हमारे साथ रहेंगे। जिससे ब्रिटेन पीएम थे उनसे सभी से नाराज होकर भारतीय लोग अपनी सरकार को त्याग देते हैं। एक मित्र राष्ट्र ब्रिटेन रूस थे, ये मित्र राष्ट्र थे। ध्रुवी राष्ट्र जर्मनी था, जर्मनी के साथ साथ और कौन था ध्रुवी राष्ट्र में? जापान था, इटली था। ठीक, ये ध्रुवी राष्ट्र थे। तो ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि हमारे साथ हैं, जबकि इंडियन कह रहे थे हमें पहले स्वतंत्रता चाहिए फिर हम आपके साथ रहेंगे, अगर स्वतंत्रता नहीं तो कोई बात नहीं। अब अगस्त प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव की अगर बात की जाए कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? सबसे पहले 8 अगस्त 19। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या बातें हुई, क्या कहा गया अगस्त प्रस्ताव के बारे में, जबकि ये भारत को लालच है दिए जा रहा है अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कि भारतीय हमारे बातों का विरोध ना करें, युद्ध में हमारे साथ रहें और हम इन्हें स्वतंत्र भी ना करें, इसलिए अगस्त प्रस्ताव आया। और कुछ भारतीयों को पद वद की लालच दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल जो होगा कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों लोगों को शामिल किया जाएगा। अभी तक भारतीयों को नहीं शामिल किया जा रहा था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को नहीं शामिल, लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, उसमें थोड़ा लालच दिया गया कि भारतीय लोगों को शामिल किया जाएगा। तो भारतीय लोग जो शामिल किया जाएगा मेन है जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, सब गांधी जी हैं। सोच रहे हैं कि इन्हें इस तरीके लालच दे दें तो जो मेन है नेता वो इसमें शामिल हो जाएंगे और अन्य लोग क्या क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए लालच दिया जा रहा है कि इसकी कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक, युद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब ये होता है कि भारत अपना सरकार चलाएगी और जो भी नियम कानून जितना भी कुछ भी है वो सब पावर शक्तियां ब्रिटेन के पास रहेगी, ब्रिटिश के पास होगी, अब भारत अपना रहेगी। ठीक, तो ये औपनिवेशिक की बात की जा रही है। और इस तरीके से उपनिवेश बनता है कि कमजोर देश भारत है और उस पर अधिकार पूरा इंग्लैंड का है, यह है औपनिवेशिक। ठीक, इसे उपनिवेश कहा जाता है।
संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। संविधान चाहे जितना बनाए, कुछ भी करे, जब औपनिवेशिक राज्य है, पूरा शक्तिशाली खुद ब्रिटेन है, कुछ भी बात होगी, कुछ भी चीज होगा, सब चीज का निर्णय ब्रिटेन ही लेगा, तो संविधान बनाने का मतलब क्या है? अपने लोगों के ऊपर बस बनाएगा। विदेशी जितना नियंत्रण रहेगा, बाहरी नियंत्रण रहेगा, सब तो अंग्रेजों के पास रहेगा। इसीलिए यह अगस्त प्रस्ताव नहीं कर दिया गया। ठीक, अल्पसंख्यक के विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक उन्हें जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, नियम कानून सब कुछ बनाया जाएगा। यह बात कही गई आगे चल के। ठीक, सीधी सी बात, 1929 में लाहौर जब अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता की मांग की थी, जबकि अभी औपनिवेशिक में ही लगे हुए हैं, इतनी छोटी सी बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। एक पॉइंट और है, एक युद्ध सलाहकारी परिषद बनेगी। जो निर्णय अभी लिया गया था कि भारतीय साथ हैं, उसको निर्णय को निरस्त कर दिया गया और युद्ध सलाहकार की परिषद बनेगी। मतलब भारतीय लोगों से सलाह लेकर हाँ किया जाएगा, अपने मन से हाँ नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों ने ऐसी बात कही, लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग चाहते थे कि जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के जो मेन अध्यक्ष थे जिन्ना, वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग में नया स्थापना हो, अलग देश की स्थापना हो, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग में अलग देश की या किसी भी मतलब बात, मुस्लिम लीग के हित की बात नहीं कही गई थी। मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। और यह क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि मुस्लिम लीग के अधिकारों को स्पष्ट मेंशन नहीं किया गया कि इन्हें अलग से सीटें दी जाएंगी अलग चुनाव में, या अलग इनके लिए देश बनाया जाएगा पाकिस्तान, इसकी बात नहीं कही गई, इसलिए रिजेक्ट कर दिए। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर लगी जंग कील को समान बताया, जैसे जंग कील लग जाती है दरवाजे में, इस तरीके से अगस्त प्रस्ताव को बताया नेहरू जी ने। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट थी। 1900 जो 35 वाला प्रस्ताव था, उसे नेहरू जी ने क्या बोला था? 1935 वाला जो प्रस्ताव था, उसे नेहरू जी ने गुलामी का नया चार्टर, लेकिन इसमें भी क्या कहा? ठीक, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दें। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि भारत की स्वतंत्रता से कम कोई समझौता नहीं। कांग्रेस ने सीधे से बोला कि भारतीय स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण। तो किस एक्ट में कहा गया? अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारतीयों की स्वतंत्रता से नीचे किसी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा, किसी भी बात पर समझौता नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता के बिना समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक, समझौता नहीं किया जाएगा, पहले भारतीयों की स्वतंत्रता। ठीक, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद की अगर बात करें तो ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहते। अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने दरवाजे पर लगी जंग के समान बताया, जंग कील के समान। ठीक, ये अगस्त प्रस्ताव की बात कही गई। आगे चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया? अगस्त प्रस्ताव के। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ठीक, आगे बात करते हैं। 17 अक्टूबर, अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त 1940 को आया था, लेकिन 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से यह सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र, यहाँ पर है महाराष्ट्र, यहीं पर महाराष्ट्र में शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। ठीक, नीचे देखिए ध्यान से, ये यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पर पवनार है, यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 17 अक्टूबर से शुरू किया गया था। तो इसमें पहले व्यक्ति कौन थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में जुड़े थे? आचार्य विनोबा भावे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
आचार्य विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जुड़े कौन से व्यक्ति थे? पहले। दूसरे व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त। ठीक। अब व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन था उसका मतलब क्या होता है? बोलने की स्वतंत्रता के लिए यह चलाया गया था कि बोलने से कोई रोक टोक ना हो पाए। ठीक। और आगे चल के यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया गया। दिल्ली चलो, भारतीय आजाद हो गए हैं तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, ये चर्चिल था। ठीक। ये चर्चिल था, निकोरा बेसहुरा। ठीक। कह रहा था भारतीय आजाद हो जाएंगे फिर भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, ये स्वतंत्र नहीं करना देना चाह रहा था। ठीक। यही विरोधी था चर्चिल, यही कह रहा था, इसीलिए चलाया गया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। अमेरिका का जो पर्ल हार्बर था जहां सैनिक टुकड़ी रहती थी, वहां पर पनडुब्बी थी, वहां पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका अभी तक युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन आक्रमण जापान ने कर दिया। मेन कारण यही हो गया। ठीक। जापान इसको उकसा दिया। अब उकसा दिया तो वहां से नहीं मेन चीज बात शुरू हो जाएगी। अब लड़ाई झगड़ा, अमेरिका भी शामिल हो गया युद्ध में। ठीक। चर्चिल स्वतंत्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इटली जो आएगा, इटली, तो वह चुनाव जीतने के लालच में आके कह देगा कि हम भारतीयों को अगर प्रधानमंत्री बन गए, पीएम, तो फिर स्वतंत्र कर देंगे आगे चल के। तो इसी कारण जितने भारतीय इंग्लैंड में रहते थे वो सब इटली को वोट देते हैं। इटली प्रधानमंत्री बनता है, जिससे फिर अपने वादे के मुताबिक इटली आगे चल के स्वतंत्र कर देता है और चर्चिल हार जाता है चुनाव में। ठीक। ओके, आगे चलते हैं। उस टाइम कौन कौन था? जो अमेरिका थे उनके राष्ट्रपति कौन थे? ठीक। राष्ट्रपति चीन के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रोजवेल्ट थे, और इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया है उसके प्रधानमंत्री बेल्ट थे। इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इन्होंने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था, तो यह बात चर्चिल ने कहा था कि इनके स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है बिल्कुल गलत है, इनसे यह बात कही गई थी। ठीक। इन्होंने स्वतंत्र करने के लिए भारत की बात पे सुना था। ये 3 लोग थे। कौन थे? अमेरिका के प्रधानमंत्री रोजवेल्ट थे, चीन के जो थे काइसेक थे, और ईवेल्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। अब आगे क्रिप्स मिशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्रिप्स मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ पूछ लेता है अगस्त प्रस्ताव, सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन सब किस क्रम में है, और उसका क्रम पूछ लेता है, ABC करके ऑप्शन दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। समझ में आया हो तो अपनी बातें जो समझ में ना आई हो उसे पूछ सकते हैं आप, तो हम आगे चल के बताएंगे। तब तक धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।